तो भाई आज जो है वो अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो मैं जो है शुरू में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है ये बता दूंगा, तो शुरू का पार्ट ज़रूर देखना है ताकि पूरा जो चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाए और आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का मकसद क्या है और ये कहाँ यूज़ होती है बात समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 और तमाम पार्ट्स भी करा देंगे। एक्सरसाइज 9.1 है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगा भाई, ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस है 2000। अच्छा, इस 2000 में आपको तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, नोट्स तमाम सब्जेक्ट के, जिसमें मैथ नहीं है लेकिन बन जाएंगे तो दे देंगे, ठीक है। और उसके अलावा मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, लेक्चर्स, लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन। इसके अलावा जो है आपको MCQs का PDF, एस्से का PDF और इसके अलावा आपको जो है वो एप्लीकेशन ऐसे CV वगैरह का PDF मिलेगा, ठीक है, PDF मिलेगा। अच्छा, ये फ़ीस साल में सिर्फ एक बार देनी है, ठीक है, सिर्फ साल में एक बार। तो इसी पे सा नंबर आया होगा, उसी पे पे कर सकते हो या कांटेक्ट कर लेना, तरीका बता देंगे। तो चलो अब जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरू का पार्ट ज़रूर देख लेना। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहूँगा कि आप पहले इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। उसके बाद सवालात बहुत आसान है, अगर ये 5 मिनट या 3 मिनट दे दोगे ना तो और आसान हो जाएंगे, सवाल इतने आसान हो जाएंगे कि आप आसानी से सारे कर लोगे, ठीक है। तो चलो लीनियर प्रोग्रामिंग समझते हैं। देखो भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको बताती है कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हो और कम से कम खर्चे में। देखो कितनी आसान बात है। क्या बता रही है लीनियर प्रोग्रामिंग? ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि आपको बता रही है कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हो, या मैक्सिमम, अगर मैथ की टर्म में कहें तो मैक्सिमम, ठीक है, किस तरह से आप मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकते हो। मैक्सिमम क्या है? फ़ायदा। और मिनिमम क्या होगी? आपकी कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम। अब थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी ना बात को समझने में, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तो ये भी समझा देता हूँ। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो एक सेल फ़ोन ख़रीदने के लिए गए मार्केट। इस चीज़ को समझ लो, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। आप मार्केट गए सेल फ़ोन ख़रीदने के लिए, ठीक है, स्मार्टफोन ख़रीदने के लिए गए, तो आप वहाँ पर क्या देखोगे कि बेहतरीन यानी सबसे अच्छा जो है वो आपको क्या मिल जाए? स्मार्टफोन, यानी मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो जाए, सबसे अच्छा मॉडल, सबसे अच्छी प्राइस, सब कुछ मिल जाए। अच्छा, और कम से कम क्या हो? कम से कम कॉस्ट में हो। कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम हो। तो यहाँ भी आप वही काम करते हो। आप लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वेशन आपके पास होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगी? इक्वेशन होगी। अच्छा, अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जो भी वेरिएबल होंगे, यानी जो भी आपको x और y दिए हुए होंगे, अगर उससे ग्राफ बनाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर का मतलब क्या है? चलो यहाँ लिख लो, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आपने अपने पास उतार लेना है, ठीक है। अभी मैं पढ़ के भी बताता हूँ। अच्छा, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोसीजर, DURE, प्रोसीजर, यानी कैसे आप जो है वो क्या तरीके अप्लाई करोगे, कैसे काम करोगे कि आप वो प्रोसीजर अप्लाई करोगे, यानी आप एक प्रोसीजर को अप्लाई करोगे जिससे आप चेक करोगे कि कैसे मैक्सिमम फ़ायदा होगा और कैसे जो है वो मिनिमम कॉस्ट होगी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे को ये एक पेंसिल बनानी है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैक्सिमम जो है मुझे फ़ायदा हो, यानी ये अच्छी से अच्छी पेंसिल बने और कम से कम कॉस्ट में मटेरियल कम से कम हो। तो उसी चीज़ को आप लीनियर प्रोग्रामिंग में देख रहे होते हो। अच्छा, इसके अंदर आपके पास इक्वेशन होती है इस तरह से। अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो इक्वेशन होती है, इक्वेशन के दरमियान जो रिलेशन होगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशन होगा। चलो और इसको देखते हैं। इन मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक है ये बिज़नेस में पढ़ाया जा रहा होता है, यानी कॉमर्स और बिज़नेस के जो फील्ड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। लेकिन आप में भी है, क्योंकि भाई आपने भी तो आगे जाके बिज़नेस वगैरह करना है ना, तो आपने भी पढ़ना है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या है कि ऐसी टेक्निक, ऑप्टिमाइजिंग का वर्ड याद रखो, ऑप्टिमाइजिंग यानी ऐसी टेक्निक जिसमें फ़ायदा मैक्सिमम हो और कॉस्ट यानी हमारा जो पैसे वगैरह लगे वो कम से कम लगे। ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस, ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया। विथ सम
कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, यानी आप लीनियर प्रोग्रामिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि कम से कम आपने जो है वो अपनी यानी एक लिमिट होगी, लिमिटेशन लगी हुई होगी। अब वो लिमिट क्या है कि कम से कम टाइम इस्तेमाल करना है, कम से कम कॉस्ट यानी पैसे इस्तेमाल करने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, अब लीनियर प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है, क्यों करी जा रही है? देखो यहाँ पे बात वाज़ेह है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ टू मैक्सिमाइज़ क्या करना है, प्रॉफिट, और मिनिमाइज़ क्या करना है, कॉस्ट। अच्छा, ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। देखो अब इक्वेशन है तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आएगी ना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही होगी? देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दो चीज़ों का बताएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपके फ़ायदे का बताएगी, और जो दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो ना, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी आपके पास वेरिएबल होगा उसकी कोई वैल्यू आ रही होगी, जैसे 10, ठीक है, 20 या कोई भी 100, कोई भी वैल्यू आ रही होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है कोई भी नंबर आ रहा होगा, तो जो नंबर आ रहा होगा वो आपको बताएगा मैक्सिमम फ़ायदा कैसे होगा भाइयों को और बहनों को, और मिनिमम कॉस्ट कैसे लगेगी, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मैंने बता दिया, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन होगी, यानी जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसकी मदद से अगर ग्राफ बनाओगे, जो कि आगे बनाना है हमें इसके सवाल में, तो स्ट्रेट लाइन निकलेगी। अब जल्दी से इसको करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर फंक्शन विच आर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट, और इस फंक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगी, कुछ लिमिटेशन होगी। अब वो लिमिटेशन मैं बता दूंगा, यानी जब मैक्सिमम फ़ायदा चाहिए होगा तो हम यहाँ प्लस यूज़ कर रहे होंगे, और जब मिनिमम कॉस्ट चाहिए होगी तो माइनस। इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन लीनियर है, कैसे पता चल रहा है? जितने भी वेरिएबल हैं, देखो ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल, इन पे 1 पावर है, तो जब ऐसा होता है तो आपके पास क्या आता है, फंक्शन लीनियर आता है। अच्छा, अब देखो कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये देखो, यानी क्या चीज़ें चाहिए होंगी और कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको वेरिएबल्स चाहिए होंगे, डिसीजन वेरिएबल, ये हैं आपके डिसीजन वेरिएबल, ये दोनों x और y। अच्छा, बहुत सारी बुक में ना ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, इसको लिख लो ताकि याद रहे, 20x1 प्लस 30x2, तो बहुत सारी बुक में x1 और y1 भी लिख देता है, ठीक है। तो डिसीजन वेरिएबल क्या होंगे, ये आपके वेरिएबल्स होंगे जिसकी मदद से आप क्या करोगे, आपके पास जो चीज़ है उसको इस्तेमाल कर कर मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करोगे। जो भी आपके पास चीज़ होंगी, यानी x की कोई वैल्यूज़ होंगी, y की कोई वैल्यूज़, तो उसको यूज़ कर कर मैक्सिमम फ़ायदा हासिल करोगे। अच्छा, और इसी को यूज़ कर कर मिनिमम कॉस्ट निकालोगे। अच्छा, कांस्टेंट यानी लिमिटेशन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिसीजन वेरिएबल भी पढ़ लो। वेरिएबल विच कम्पीट, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा, ये दोनों वेरिएबल आपस से रिलेट करेंगे। एक को बढ़ाओगे तो दूसरे पे फ़र्क पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाओगे कम करोगे तो पहले वाले पे फ़र्क पड़ेगा। देखो अब मैं कोई x2 की वैल्यू पुट कर दूं और x निकालूं तो एक वैल्यू आ गई। अब x2 की बड़ी वैल्यू पुट कर दूं तो x1 की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, वेरिएबल विच compete with each other to share limited resources, यानी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप यूज़ करोगे और उससे अपना मैक्सिमम फ़ायदा निकालोगे। सच एज प्रोडक्ट भी हो सकता है वो, सर्विस, etc। देयर आर इंटर रिलेटेड यानी इनका आपस में रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ का और आपका डायरेक्ट रिलेशन है, कैसे, मैं चूंटी काटूंगा दर्द होगा, तो यानी रिलेशन है ना आपका, तो इस तरह इनका रिलेशन है। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, या दूसरे को बढ़ाओगे पहला बढ़ेगा, वो माइनस प्लस देख के पता चलता है। अच्छा, कांस्टेंट मैंने बता दिया था, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, डेटा आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी x y की, वो मैं बता दूंगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या मतलब है, थोड़ी सी यहाँ पर राइटिंग ख़राब हो गई है मेरी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है ये z, हम इस z की वैल्यू जब अपने फ़ायदे में देखेंगे तो मैक्सिमम चाहेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। अच्छा, जब हम अपने कॉस्ट में देखेंगे यानी अपने खर्चे में देखेंगे तो हम चाहेंगे ये वैल्यू मिनिमम आ जाए। अब मैक्सिमम के लिए यहाँ प्लस, मिनिमम के लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉब्लम मस्ट हैव अ क्लियर ही लिखा हुआ है ना, क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हमारा मैंने बता दिया क्या है। दैट कैन बी स्टेट क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है कि कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सच एज मैक्सिमाइजेशन क्या होगा, प्रॉफिट या हमारा फ़ायदा, और मिनिमम क्या होगी, कॉस्ट। समझ गए। अब चलो इसको जल्दी से ना लिख लो एज इट इज़ अपने पास। अच्छा सा ये समझा दिया मैंने, वेरिएबल भी समझा दिया, सब समझा दिया। अब मैं आपको सवालात कराता हूँ। तो मैंने कहा था ना 5-6 मिनट देख लेना। अब बात देखो, अब देखो कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग आपको प्यारी समझ में आती है। अच्छा भाई देखो, आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। कहते क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। देखो सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब तो आपको पता है, वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है।
अच्छा, अब इनइक्वालिटीज़ का क्या चक्कर है भाई, आपने तो हमेशा इक्वालिटीज़ पे काम किया है या ज़्यादातर इक्वालिटीज़ पे काम किया है। देखो इनइक्वालिटीज़ किसे कहते हैं कि इक्वल टू की जगह इक्वल टू नहीं आ रहा हो, इसकी जगह ये आ रहा हो ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो इन्हें कहा जा रहा होता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, ये आ रहा होगा। अब देखो आपके पास यही आ रहा है, इनमें से ये वाली चीज़ आ रही है। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम इक्वल टू को सॉल्व करते हैं, यानी 5 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो नीचे लाएंगे डिवाइड। ठीक है, तरीका सेम है, तरीका नहीं बदलेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ इसको बोलते हैं। इक्वल टू ये है, ये इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है। अच्छा, इनइक्वालिटी क्या बता रही होती है? इनइक्वालिटी ये बता रही होती है कि आपकी वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी एक x की वैल्यू निकालूंगा ना, तो वो x की वैल्यू या तो बहुत बड़ी, या तो इस नंबर से बड़ी आ रही होगी या इससे छोटी आ रही होगी। अभी निकालता हूँ तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब देखो आपने जो x की वैल्यू निकाली होगी ना, उसको कह रहे हैं रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने क्लास 9 का जो सबसे पहला सवाल किया था वो इसी पे करा था कि आपने ना इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन बना ली, अब बीच में रख लो ज़ीरो। अब आपको पता है ज़ीरो के इस तरफ क्या है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये चलता रहेगा। हमारे पास तो जगह कम है इसलिए यहाँ हमने रोक दिया है। अब इस तरफ क्या नंबर होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इधर प्लस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इधर नेगेटिव में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आगे साइन नहीं है तो ऑब्वियस है कि प्लस ही होगा ना। तो -3 -4 -5, ठीक है, तो ये नंबर लाइन है, इट इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। चलो ये लो, इसी से रिप्रेजेंट कर देता है। समझ में आई बात? ये नंबर लाइन है। तो बड़ी प्यारी बात कर दी है मैंने और बहुत अच्छी बात कर दी है। अब आओ ज़रा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन की हेडिंग मैंने बताया, सॉल्व वैसे ही होगा जैसे इक्वल टू में सॉल्व करते हो। आपने घबराना नहीं है कि ये आ गया तो क्या करना है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये 9 है, 5 यहाँ के माइनस होगा, ऑब्वियस है, तो क्या आ जाएगा 2x, और इनइक्वालिटी ये आ गया आपके पास 4 आ गया। अच्छा, अब 2 वहाँ क्या जाके हो जाएगा, देखो यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई तो वहाँ ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 2। अच्छा, x की वैल्यू आपके पास आई है 2। समझ में आ रहा है? ये दोबारा लिखो, ये लो दोबारा लिखो, x की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, अच्छा अब ये 2 आ गया, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, कोई मसला नहीं है। इसकी सेपरेट एक नंबर लाइन बनाते हैं। देखो यहाँ से आ गया, देखो ये बीच में ज़ीरो रख लेना, आसानी हो जाएगी। अच्छा, 1 2 3 नंबर लाइन पेंसिल से बनाना, ठीक है। 4, जब भी कोई ये स्केच वगैरह या ड्राइंग वगैरह हमेशा पेंसिल यूज़ करो, एक तो अच्छी हो जाती है, ऊपर से आपका टाइम सेव हो जाता है। -1 -2, गलती हो जाए तो करेक्शन भी हो सकती है, 4 और 5, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है बहुत लंबी बनाओ, आपको 2 तक चाहिए ना तो 6-7 नंबर लगा लो, बहुत है। अच्छा, अब आपको इन्होंने क्या कहा, 2, यानी आपकी x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो रही है, मैंने ना इक्वल का लगा दिया साइन, ये इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको ठीक करो। ये इक्वल थोड़ी ना था, मैंने इक्वल क्यों लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी x की वैल्यू होगी आपकी 2 से छोटी कुछ भी हो सकती है। अब 2 से छोटी क्या, 1 0 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये लिख देता x = 2, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू सिर्फ 2 है और कुछ नहीं है। लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी हो सकती है। अब 2 से छोटी क्या, 0 1 -1 -2 मैंने बता दिया। अच्छा, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब आपके पास तो -2 आया है ना x की वैल्यू, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह बनाना होगा, इस तरह बनाना होगा। समझ गए मेरी बात? चलो ठीक है, अगर पेपर में आ जाए तो इसी तरह से करना। और ये बात याद रखना, अगर लेस देन की बात आ रही है तो इस तरफ यूँ करके बनाना, ग्रेटर देन की बात आएगी ना तो यूँ करके बनाना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इसमें, तो इसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सेकंड करते हैं। सेकंड सवाल, मैं सवाल उतार लेता हूँ बुक से ही, देखो मेरे को बुक ये थी। तो सेकंड क्वेश्चन है 3x - 1 ग्रेटर देन 10। चलो अच्छा, अब देखो मुश्किल तो समझने में कोई हो नहीं रही है, परेशानी भी नहीं हो रही है। सोल्यूशन की हेडिंग, तो 3x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आके प्लस होगा, ऑब्वियस है भाई, तो ये हो गया 11, 3 यहाँ लगे रहने दो,
आदत देखो वो इक्वल टू वाली है ना, तो इसलिए बार बार वो इक्वल टू ही लग रहा है। अच्छा ये यहाँ माइनस है, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है, ये प्लस नहीं है यहाँ, या माइनस है, ये प्लस होता तो बात अलग थी। तो अब मैं क्या बनाऊँगा, अब मैं बनाऊँगा यहाँ पर ये 11 हो गया, ठीक है। अच्छा 11, अब जो भी वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये लो ये आ गया। अब जो भी वैल्यू होगी आपकी वो इस वैल्यू से ग्रेटर होगी। अब आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में कि आखिर ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, तो कोई मसला नहीं है, 11 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, ये वैल्यू है आपकी 3.6। ये वैल्यू क्या है आपकी, ऐसे भी लिख लो, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अमूमन ये नहीं लिखा जाता। x की वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन 3.6, यानी x की वैल्यू आपकी 3.6 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 3.7 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है। x से 3.6 से बड़ी कोई वैल्यू आ सकती है। अब इसको करना कैसे है, ये सबसे बड़ा आपको समझने वाली बात होगी। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। देखो ये मैंने अपनी नंबर लाइन बना ली, ठीक है। अच्छा 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन नेगेटिव में और ये नंबर लाइन पॉजिटिव में। अब देखो आप 3 पे नहीं बनाओगे, 3 पे जब सही था जब वैल्यू x की 3 से बड़ी या छोटी आती, ये 3 से ज़्यादा आ रहा है, यानी या बीच में बनाओगे आप, ठीक है। अब देखो बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू के लिए क्या करोगे कि आप इस तरह बनाओगे, इस तरह। अब आई होप आप लोगों को ये 3 और सॉरी यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, वहाँ गलत बना दिया यहाँ, ठीक है। अब गलती हो गई है तो इसको सही भी कर लेते हैं, रेज़र से इसको रिमूव करके साफ सुथरा काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया हमारा रेज़र, और ये देखा मैंने कहा था ना गलती हो जाएगी तो आप सही भी कर सकते हो, तो देखो मुझसे भी यहाँ गलती हो ही गई ना आपके सामने, तो चलो इसको ठीक कर लो। चलो यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 3 और 4 के दरमियान 3.6 है। अच्छा चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, 11/3 ऊपर बना दोगे तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ आपने क्या नंबर लिया है। चलो अब आओ दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी आपको कहती है कि स्टूडेंट लिखेंगे इस तरह से, क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ, 4x - 5, ये आपका तीसरा पार्ट है। अच्छा बराबर भी है और इनइक्वालिटी भी शामिल है, ये याद रखना, 3 + 2x। अच्छा देखो मैंने ये साइन आपको शुरू में ही समझा दिया था कि इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू आएगी वो बराबर भी होगी या ग्रेटर और लेस भी आ सकती है। तो इस कंडीशन में तो आई होप लेस ही बनेगी, यानी x की वैल्यू जो भी अभी वैल्यू निकालेंगे उसके बराबर भी आ सकती है और उससे छोटी भी आ सकती है। ज़रा करके दिखाता हूँ, बात अच्छी समझ आ जाएगी। तो भाई 2x को इस तरफ ले आते हैं, तो 4x - 2x हो गया। अच्छा 3 प्लस उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो गया 2x और ये हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल है, वहाँ ले जाके माइनस और डिवाइड कर दो, तो 4/2, तो x की वैल्यू बराबर भी आ रही है और छोटी भी आ रही है, किससे, 4 से। इसको 8 है, ये 4 गलत लिख रहे हैं हम, 8 है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ठीक है। पता नहीं आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं इतनी, लेकिन चलो ये 4 हो गया हमारा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये 4 कैसे आया 1 पर और ये 4 पर आता है। अच्छा तो अब आपने नंबर लाइन बना के दिखानी है। अच्छा ये तो ऑब्वियस है, सिंपल ही बन जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अच्छा अब देखो इनइक्वालिटी आ रही थी तो आप इस तरह से बना रहे थे, है ना। यहाँ पर इनइक्वालिटी भी है और इक्वालिटी भी है, तो आपका अब साइन बनाने का अंदाज़ थोड़ा बदल जाएगा। देखो है तो ये इनइक्वालिटी ना, मतलब लेस देन वाली है, यानी मुंह तो आपने इसी तरफ रखना है, यूँ करके बनाना है, लेकिन इक्वालिटी भी तो है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे बनाना होगा, ठीक है, ऐसे बनाना होगा। समझ में आ रही है बात, ये 4 पे बनाया है मैंने, 4 वाज़े कर देता हूँ।
जब इस तरह की लाइन बनाओगे तो इसका मतलब होगा कि लेस है, इस तरह बनाओगे तो इसका मतलब है ग्रेटर है। जब इस तरह बनाओगे ना, इस तरह, इसका मतलब है लेस भी है और इक्वल भी है। इस तरह बनाओगे तो क्या मतलब है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी, तो जैसे जैसे सवाल आते गए मैं बात समझाता गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अपना साफ़ सुथरा काम कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब आ जाओ अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा इसका मतलब इसका आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, अब आ जाओ पार्ट 4। आई होप छोटा सा क्वेश्चन हो। हाँ, छोटा है। क्वेश्चन क्या है? नहीं, छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। छोटा नहीं है क्वेश्चन, बड़ा है। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया ग्रेटर, नहीं मतलब 6 लेस है 3 और x + 2 और ग्रेटर है 21। तो ये आपको इन्होंने दिया हुआ है। अब कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ वगैरह इसमें नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखो, ये कैसे सॉल्व होगा, पहले तो सोल्यूशन गेटिंग लेगी। अच्छा, सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म कर दो, बोर्ड मास रूल जो आपने पढ़ रखा है उसके मुताबिक। तो 3x और 3 × 2 6 हो जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल है, आपके पास दो अच्छी चीज़ें हों, फॉर एग्जांपल एक तरफ आपके पास आइसक्रीम हो और दूसरे तरफ आपके पास कुल्फ़ी हो, मैं कहूँ एक ले लो, तो आप बोलोगे सर दोनों का ही दिल चाह रहा है, दोनों ही खानी है। तो फिर हम कहेंगे चलो आप स्टूडेंट हो अच्छे तो दोनों ही ले लो। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा है। अब 6 इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है ना, तो हम बोलेंगे दोनों तरफ चले जाओ, ठीक है। यानी 6 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, देखो ये वाला 6 यहाँ पर आके माइनस और वहाँ पे जाके भी माइनस ही होगा, यहाँ से तो जा चुका है 6, तो इधर भी चला जाएगा उधर भी चला जाएगा। 21 यहाँ जाके माइनस, 21 के साथ माइनस और 6 के साथ माइनस, तो ये तो ऑब्वियस 0 हो जाएगा। अब ये 3x रह गया और ये रह गया हमारे पास, ये रह गया हमारे पास, हाँ बताएं क्या रह गया, 15 रह गया, 15 रह गया। अच्छा, अब देखो 3 के साथ क्या होगा, सेम टेक्निक कि इधर आके डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए डिवाइड होगा, यहाँ प्लस हो रहा था इसलिए माइनस हुआ, और इधर आके डिवाइड दोनों तरफ, तो ये तो 0 ही आएगा, तो 0 ये 0 ही बनाओ, इससे तो बेहतर होगा। इस 0 के साथ कुछ भी डिवाइड कर लो तो 0 ही रहेगा ना। और इधर क्या आ जाएगा, 3 नहीं 5, ये 1 पर आता है और ये 5 पर आता है, ठीक है। तो एक तरफ x आपको ये मिल गया, दूसरी तरफ x आपको ये मिल गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक रेंज मिलेगी आपको। रेंज से मुराद ये है इन्फिनिटी नहीं जा रहा होगा, x की वैल्यू यहाँ से शुरू होगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये देखो जिस तरह मैं बना रहा हूँ ना इसी तरह आएगा। आओ ज़रा बना के दिखाते हैं। देखो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब देखो मेरे पास 5 तक है ना, तो मैं एक छठा 6 वाला नंबर भी बना लेता हूँ। अच्छा, एक यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, इतना बहुत है। मैं उधर की तो चाहिए भी नहीं नंबर, लेकिन बनाने ज़रूर हैं। अच्छा देखो, x की दो वैल्यूज़ मतलब दो कंडीशन बताई जा रही हैं, या तो x 0 से क्या होगा, बड़ा। अब बड़े के लिए हम क्या बना रहे थे, अभी सोचो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, बड़े के लिए हम ये बना रहे थे ना, देखो x की वैल्यू ग्रेटर थी तो हमने इस तरफ मुंह बनाया था, तो यानी किससे, 0 से बड़ा, ठीक है। तो देखो इनइक्वालिटी है तो इसलिए ये चांद नुमा या कर्व नुमा चीज़ बनाई है, ठीक है। अच्छा, 5 से क्या है, छोटा। छोटे के लिए क्या, देखो सबसे पहला काम छोटे के लिए किया था ना, जब x की वैल्यू छोटी थी, तो इस तरफ थोड़ा सा मैं आगे करके इसलिए बना रहा था कि वो ये एक रेंज आ गई आपके पास, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर 5 के दरमियान कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों, मतलब पूरा सवाल हो गया हमारा, चारों पार्ट थे। आई होप समझ में आया होगा। छोटी मोटी गलती कराते वक्त हो गई थी, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। अभी आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब अपना जो है वो ग्राफ बनाते हैं, उसको करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। कहते हैं ड्रॉ ग्राफ, यानी बेसिकली ग्राफ बनाओ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी दी हुई है, आपको पता है इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन आया हुआ है, तो इनइक्वालिटी है। अच्छा, अब देखो ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ पेपर तो चाहिए। फॉर एग्जांपल बिरयानी बनानी है तो चावल तो चाहिए ही होंगे ना। यहाँ चलो और आसान कर देता हूँ, कोरमा बनाना है तो कोरमे का सामान तो चाहिए होगा ना, चिकन या बीफ जो भी बना रहे हो। तो इसी तरह से अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ पेपर ज़रूर ले लेना, मतलब ऐसे सादे पेज पे नहीं बनाना, अच्छा नहीं बनेगा,
ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, ज़रा ये मेरी बात सुनो, बहुत आसान काम करना है। ग्राफ तो बनाना है, बनाओगे कैसे, किसके लिए सेट कराओगे, एक्स के लिए, तो वाई की वैल्यू क्या है। देखो, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू कभी नहीं आएगी। देखो, अगर दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल पता करने हैं तो दोनों को आप सिमुल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक और इक्वेशन दी हुई होती तो आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते। अभी क्या करोगे, आप कैसे ग्राफ बनाओगे, जब भी ये इस तरह से आ जाए ना, मेरी बात सुनो, जब भी इस तरह से आ जाए ना, ड्रॉ ग्राफ करने का कहें, ड्रॉ कहें ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपने पता क्या करना है, एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करना है और दूसरी बार वाई की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करना है। तो जब इस तरह से करोगे ना तो आपको आंसर्स मिलेंगे। अच्छा, ये भी समझ लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे ना तो वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वाई की लाइन पर, जो वाई की लाइन अभी मैं बनाऊंगा, चलो बना के दिखा देता हूँ। देखो, ग्राफ बनाना है मुझे, अब नेगेटिव में वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है, क्योंकि इनइक्वालिटी दी हुई है। तो मैं बीच में से ग्राफ बनाऊंगा ताकि अगर नेगेटिव आ जाए तो भी आसानी हो, पॉजिटिव आ जाए तो भी आसानी हो, ठीक है। ज़रा ये देखो, तो ग्राफ ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, ये आ गया हमारा पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करा है मैंने, x की वैल्यू अगर 0 रखी है तो इस लाइन पर क्या वैल्यू आएगी, ये मिल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, इस लाइन पर क्या वैल्यू आएगी, ये मिल जाएगी। अच्छा, जब y की वैल्यू 0 रखूँगा तो मेरे पास x इंटरसेप्ट आएगा। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू इस लाइन पर कहाँ पर आ रही होगी, यानी इस लाइन को कहाँ पे काटेगी। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। ज़रा वो मैं करके दिखाता हूँ, पहले ज़रा सॉल्व तो करो, वैल्यू तो निकालो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा फॉर्मल कर लेते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, समझ गए। अब x की वैल्यू इधर पुट करो, x की वैल्यू इधर पुट करो, तो 2, ये 0 हो गया x, और माइनस y 7, तो y की वैल्यू देखो आ रही है क्या आपके पास, अब माइनस के साथ नहीं रहने देना, उधर की तरफ ले जाना, तो -7 आ रही है। y की वैल्यू क्या निकाली आपने, यानी क्या निकली क्या निकाली एक ही बात है, मेहनत तो अभी लोग कर रहे हैं ना। तो y की वैल्यू -7 में आपके पास आई, ठीक है, यानी y इंटरसेप्ट -7 है। -7 जहाँ वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे काट देगा। अच्छा, अब देखो दूसरा, x की वैल्यू 0 पुट हो गई, ये आ गया हमारा y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब फॉर, यहाँ लिख लो फॉर x इक्वल टू 0, अब लिखो फॉर y इक्वल टू 0, अब आएगा x इंटरसेप्ट, यानी x की वैल्यू निकलेगी, तो 2x, ये 0 आ गया, 7, ठीक है इधर, तो 2y ग्रेटर और लेस और इक्वल 7, तो ये x हो गया, ये इधर आ गया। अब 7 के साथ 2 को डिवाइड कर दो, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ की ऑब्वियस सी बात है कि सिंपल डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ग्राफ बनाना मुश्किल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, चलो आओ ग्राफ बनाओ जल्दी से इधर। अच्छा, एक काम और आसान कर लो, थोड़ा सा भी आपको मुश्किल हो रही होगी, बात समझ नहीं आ रही होगी कि x की वैल्यू क्या है, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू है आपके पास 3.5, ठीक है, ये याद रखना। इधर पेंसिल से लिख लेना अपने लिए, ताकि जब ग्राफ बना रहे हो ना तो आपको पता हो कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो चलो आओ यहाँ ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, मैंने ग्राफ बनाते वक्त पढ़ाया था ना कि 70% ग्राफ इस्तेमाल करना, तो ऐसे बना लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, पेंसिल से बनाना, पेन नहीं यूज़ करना, ठीक है। ग्राफ में बहुत से बच्चों को मैंने देखा पेन यूज़ कर रहे होते हैं, वजह सारा में पेन से आसानी से बन जाता है, नहीं भाई पेंसिल से बनाए, पेंसिल आसान होती है, जितनी अच्छा स्केचिंग करोगे उतना अच्छा काम लगेगा। जब भी देखा है ना, आर्टिस्ट का काम ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी आंखों को, क्यों, क्योंकि वो पेंसिल से ड्राइंगें बनाता है ना भाई। अच्छा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, अच्छा गलती तो नहीं हो रही ना, हाँ, ये x के लिए हो गया, ये x नेगेटिव के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया, अब नीचे y नेगेटिव के लिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, -10 तक भी जा सकते हो,
-10 और ये y नेगेटिव के लिए। अच्छा अब देखो y इंटरसेप्ट क्या निकला था, -7। देखो ये रहा ना -7, यानी y की वैल्यू -7 थी अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो। अच्छा x इंटरसेप्ट क्या निकला था, 3 और 4 के दरमियान यानी 3.5 यहाँ बनेगा। इन दोनों को मैच कर दो, आपका काम हो जाएगा, मतलब आप जो चाह रहे थे वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब 70% तो आई होप मेरा ग्राफ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जितना कर सकते तो उतना कर लिया। अच्छा अब ये वाला एरिया आपका कवर हो गया, ये वाला एरिया आपका कवर हो गया, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई गलत बात, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक। तो ये वैल्यू कैसे निकली थी कि जब आपने 0 x की वैल्यू रखी तो x की वैल्यू 0 आ रही, -7 आया। और यहाँ कैसे निकली, जब आपने y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू, सॉरी ये गलत हो रहा है, x हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, ठीक है। ये 4 रखा और ये 0 रखा, ठीक है। ये लो समझ गए। चलो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लो ये इसकी मतलब वर्क, मतलब ये इसकी हमारी सोल्यूशन और ये रहा इसका ग्राफ। ऐसे बनना था ग्राफ, आई होप ठीक बनाओ। अच्छा देख लेना पीछे दिए हुए होंगे आंसर्स वगैरह में। चलो अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं क्योंकि वो भी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसे मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अच्छा अब इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में किया। तो पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, फिर y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी जब आपके पास y की वैल्यू 0 होगी तो x क्या आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या। एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि x इंटरसेप्ट पहले निकालें या y, आप दोनों में से कोई भी पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने शायद y इंटरसेप्ट निकाला था ना, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये जो है ना वो c होता है, ठीक है, इसे c लेते हैं। अच्छा x इंटरसेप्ट निकालते हैं, यानी y की वैल्यू हमें 0 रखनी होगी, तो 3x + 4। अच्छा यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू, और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 10, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, और यहाँ 3 भी आएगा। अच्छा 3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका ग्रेटर और इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया, यानी जो x की वैल्यू आनी है x एक्सिस पे वो आ गई है। अच्छा अब इसी तरह से y की वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा, हाँ इधर कर देता हूँ, ठीक है। आधा काम इधर कर लेते हैं, आधा काम इधर कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम नीचे भी एक क्वेश्चन और कर पाएंगे। अच्छा तो अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया काम, ये लीजिए, ठीक है। y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को 0 रखूँगा, तो x की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट यहाँ कर देते हैं, तो 3x की जगह 0 आ गया प्लस 4y ग्रेटर और इक्वल 10, तो ये तो 0 हो गया, 4y और ये आपके पास 10 आ गया। अच्छा तो y को इधर ही रहने देते हैं, 10 के साथ 4 को डिवाइड कराते हैं, तो ये आता है 5 पर और ये आता है 2 पर। तो y जो है आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, y जो है आपके पास आ रहा है 5/2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से जो है वो ड्रॉ करके दिखाना है ग्राफ को। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं और फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने आपका ग्राफ आ गया। अब ग्राफ का सेंटर आपको इजीली मिल जाएगा, ये आपका ग्राफ का सेंटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वाई एक्सिस पॉजिटिव में और एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ऑब्वियस है नेगेटिव भी होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस इन नेगेटिव में भी आ गया। अच्छा इसको ना लिख दीजिएगा कि ये एक्स पॉजिटिव है और ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा हो जाएगा, साफ़ सुथरा काम हो जाएगा। अच्छा अब देखो आपकी वैल्यू क्या है। अब ये वैल्यूज़ तो आपको उसमें मिल रही है ना फ्रैक्शन में, तो अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैल्यू है किसके बराबर। तो इसके लिए जस्ट आपको एक कैलकुलेटर चाहिए, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बराबर है आपके पास 3.33। तो x जो है आपके पास 3.33 है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से y भी देख लेते हैं,
5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 2.5 ही होगा, तो ये 2.5, तो 2.5, तो y ये बना लेना ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, तो ये y आ गया, ये x आ गया। अब इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अच्छा देखो ड्रॉ कैसे करना है, इस लाइन पर आप 1 2 3 करके ही जो है वो स्केलिंग कर लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। अब इसी तरह यहाँ भी कर लो, क्योंकि देखो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है ना वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी वैल्यूज़ है, तो 1 2 3 करोगे तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया आपका। ठीक है, अच्छा अब ये वाली वैल्यू भी कर दो, ये वाली वैल्यू भी लिख लो 9। ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। अच्छा अब ये -1, देखो माइनस वाली वैल्यू उसके साथ माइनस ज़रूर लगाओ, -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, बस यहाँ तक। अच्छा अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 3.33, यानी 3 से आगे ही आ रही होगी ना, तो यहाँ पर ही आ रही होगी कुछ 4 और 3 के दरमियान में, लेकिन 3 के करीब रखना, ठीक है, यहाँ ठीक है 3.33 आ गया ये। अच्छा अब y की वैल्यू यहाँ 0 है क्योंकि हमने y 0 रखा था, और x की वैल्यू 3.33। अब दूसरा देख लो y की वैल्यू क्या है 2.5 यानी यहाँ आ रही होगी, ठीक है। बेसिकली ये तो छोटा सा बन रहा है ग्राफ, लेकिन अगर मैं 0.5 के डिफरेंस से लेता तो बड़ा ग्राफ बनता आपके पास, ठीक है, लेकिन मैंने छोटा बना लिया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 75% या 70% तक ग्राफ इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप इस स्केल को ना चाहो तो 0.5 1 2 1.5 ऐसे करके कर सकते हो। जैसे कि ये देखो 0.5 1 और 1.5 2 2.5 3 ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी ठीक है, जो मैंने किया वो भी ठीक है, मसला नहीं है। तो यह आपकी x की वैल्यू क्या है 3.33। अब y की वैल्यू आप देख सकते हो 0 आ रही है, और यहाँ आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2.5, ठीक है, तो ये रीजन आपका आ गया, ये रीजन आपका आ गया। अच्छा अब देखो मैंने ये जो स्केलिंग करी है ना इसलिए करी है क्योंकि मैं दूसरा सवाल भी इसी में करना चाह रहा हूँ। चलो दूसरा सवाल भी इसी में कर लेते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं। अच्छा दूसरे सवाल में देखो वैल्यूज़ क्या दी हुई है, दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ पार्ट, दूसरा सवाल से मुराद है मेरा पार्ट 3, ठीक है। अच्छा तो दिया हुआ आपको सवाल बहुत आसान है, x - 2y और ग्रेटर और इक्वल 5 के, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करा देता हूँ, ये लो विजिबिलिटी मुझे उम्मीद अच्छी होगी। अच्छा तो देखो वही x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, सोल्यूशन गेटिंग डाल लो, यहाँ भी डाल लो। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा मुझे, x इंटरसेप्ट तो y = 0 रखते हैं, सही है। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन, ये रही आपके पास ऊपर, y इधर 0 आएगा, तो x तो जस्ट आपके पास 5 आ गया। तो देखा मैंने बड़ा स्केल इसलिए बनाया था, ये ग्राफ भी हम इसी में बना लेंगे, इसी वाले ग्राफ पेपर में बना लेंगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना y निकालते हैं, अब हम अपना y निकालते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं y इंटरसेप्ट करना चाह रहा हूँ, तो y इंटरसेप्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल सही, x की वैल्यू सर 0 रखें। चलो माशाल्लाह से आपको बात समझ आ गई है ना। तो देखो x की वैल्यू 0 रख दी, कहाँ, यहाँ पे रखिए, 2y ग्रेटर और बराबर। अच्छा यहाँ मैं ना जल्दी में थोड़ा सा ये गलती कर जाता हूँ कि मैं इसको ना =2 बना देता हूँ, तो इसको ठीक रखना, ठीक है भाई, ग्रेटर ही रखना, ग्रेटर और बराबर किसके, 5 के। तो y हमारे पास खाली आ जाएगा और ये नेगेटिव उधर चला जाएगा, मतलब -2 डिवाइड हो जाएगा जाके, तो यानी ये साइन एक नेगेटिव किधर आ गई और 5/2। अब बहुत सारे बच्चों को 5/2 समझने में मुश्किल हो रही होगी, तो देखो हमने यहाँ 5/2 निकाला था ना, लेकिन ये 5/2 नेगेटिव में है, तो y आपके पास आ रहा है बराबर और इक्वल -2/5 के, ठीक है। कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो आप, मसला नहीं है।
चलो अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखो x की वैल्यू आपको मिली है 5 पॉजिटिव में मिला है, नेगेटिव में नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे भी ये सेम गलती आएगी, ठीक है। ये इस साइन को आपने बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये आ गया आपका 5, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो y क्या है, -2.5, तो वो यहाँ पर आएगा आपके पास। तो ये आपका x और y ड्रॉ हो गया। अच्छा अब इसको मिला देते हैं, ठीक है, ये लो, सही है। आप लिख दो कि x 0 है और y 2.5। हाँ लेकिन नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएगा। अच्छा यहाँ भी लिख दो, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी तो नीचे लिख दो कि 5 है x है और 0 y है, ठीक है। अच्छा रीजन क्या कवर हो रहा है, रीजन ये वाला कवर हो रहा है। 2 एक्सिस हैं आपके पास और उसके ऊपर ये लाइन आई है, ये रीजन कवर हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गई, कोई मुश्किल परेशानी ऐसी कोई बात थी भी नहीं। अब देखते हैं अपना तीसरा सवाल, मतलब इसका आखिरी पार्ट। तो स्टूडेंट अब करते हैं अपना आखिरी पार्ट। अच्छा ग्राफ में इस पे नहीं बनाऊंगा, नए पेज पे बना दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ तो पार्ट 4 है हमारा, ठीक है। पार्ट 4 देखें बुक में क्या दिया हुआ है, पार्ट 4 दिया हुआ है 2x प्लस y लेस और इक्वल 4 के। लेस और इक्वल की बात हुई है, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा अब इसे सॉल्व की तरफ लेके चलते हैं। सोल्यूशन, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, वही वाला काम जो पीछे हम करते हैं उसी को अगेन दोहराना है। x इंटरसेप्ट तो यानी y इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, तो 2x प्लस 0 लेस और बराबर 4 के। तो x किसके बराबर आ रहा है आपके पास, x को इधर ही रहने दो, 4 से डिवाइड करा दो, 2 को ले जाएंगे तो ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है। तो x बराबर लेस और बराबर आया है 2 के, तो ये तो चलो होल नंबर आ गया। अच्छा अब y इंटरसेप्ट भी कर लो, y इंटरसेप्ट तो x इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे। अच्छा यहीं पे रखेंगे तो 2 और ये 0 हो गया और प्लस y हो गया और लेस और बराबर 4 के। तो y जस्ट, ये तो ख़त्म हो जाएगी टर्म, तो y आपके पास जस्ट आ रहा है 4 के बराबर, ठीक है। अच्छा अब इसे आपने ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ इस ग्राफ पेपर पे करा देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ पेपर यूज़ कर लेते हैं, आप लाइनिंग बिल्कुल ऐसी करना जैसे मैंने की है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अच्छा देखो x की वैल्यू 2 यानी पॉजिटिव में वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा, पहले यूँ सर्कल कर लिया करो ताकि पता हो कि आपको दो लाइनें कौन सी मिलानी है। अच्छा उसके बाद y की वैल्यू 4 यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में मिलाओ, ऐसे मिलेगा, ये लो, ठीक है। अच्छा ये मेंशन कर देना कि ये आपने 0 4 लिया था और यहाँ पर नीचे लिख देना कि ये आपने यहाँ पर, बल्कि छोटी सी जगह है मैं लिख देता कि 2 और 0 लिया था। अच्छा ये लाइन कर देना, लाइनिंग कर देना, मतलब ये लीनियर प्रोग्रामिंग है तो आसान है, चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है। ये लो समझ गए। अभी तो ये वाला पार्ट, ये तो मैंने जो आपको पार्ट 1 कराया था इस वजह से आ रहा है, आपने सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा आपका, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ और उसको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट 1 करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, यानी आपने x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, अब कैसे निकालनी है मैं वो बता दूंगा, ऑफ इनइक्वालिटीज़। और इनइक्वालिटी से जो इक्वेशन बनती है ना उसे इनइक्वेशन कहते हैं ग्राफिकली, और आपने ग्राफ भी बनाना है, ये याद रखना। अब ज़रा मेरी बात सुनो, इस सवाल को ना कुछ स्टेप्स में करना है, वो स्टेप समझ लो, सारी बात जो है वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो जो इनइक्वालिटी दी हुई है ना आपको, इस तरह से दी हुई है, ये a कोई कोएफिशिएंट है, b कोई कोएफिशिएंट है, तो इन इनइक्वालिटीज़ को आपने इक्वालिटी बना लेना है, यानी इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। पहले में लिखा हुआ भी है कंसीडर द इनइक्वालिटी इन एन इक्वेशन, यानी इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मैं बता दूंगा कैसे होगा, उसके बाद पॉइंट 3 और पॉइंट 4 समझा दूंगा, ठीक है। पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 2 समझ लो। अच्छा देखो इन इक्वेशन क्या होती है, सोल्यूशन, इन इक्वेशन क्या होती है, ये देखो
मैं ज़रा यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर दूँ ताकि हमारा जो काम है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए और हमारा काम जो है ना वो दो हिस्सों से हो जाए। अच्छा, इन इक्वेशन ये होती है जिसमें या तो लेस, ग्रेटर, लेस और ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल आ रहा हो। ठीक है, ये इन इक्वेशन है। इक्वेशन तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते आए हैं कि जिसमें इक्वल टू आ रहा होता है, और हम इक्वेशन पे ही ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को, इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाना है। तो कंसीडर इनइक्वालिटी लिख लो या इक्वेशन लिख लो, एक ही बात होगी। इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। अच्छा, जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटीज़ के साइन है ना ये इक्वालिटी में तब्दील हो जाएंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 हो जाएगा। आसान हो गया काम, इक्वेशन आ गई हैं। ये 1 कह लो, इसे 2 कह लो। ठीक है, अच्छा, अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 के लिए, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वेशन 2 के लिए। तो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट with the help of equation 1। अब इक्वेशन 1 तो ऑब्वियस है, आपको पता ही चल रही है ऊपर क्या है। अच्छा, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हो, x इंटरसेप्ट क्या आप y की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करते हो। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। मैं लाइनें नहीं छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो लाइनें छोड़ के काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो 3x चाहिए तो x को तो ऐसे लिखने देंगे, y को 0 रख के 8। तो x इक्वल टू 8/3। अच्छा, अब ये क्या वैल्यू है ये भी हाथों हाथ चेक कर लो, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है ना, तो हमारे पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए, हमें तो पता होना चाहिए ना कि कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ये आ रहा है 2.6 आ रही है। ये ग्राफ बनाने के लिए करा है मैंने इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब y इंटरसेप्ट भी पता करते हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस काम को छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बार बार कोशिश करते हैं ताकि वो काम हो जाए। इसकी वजह ये है कि आप लोग अक्सर काम वगैरह नहीं कर रहे होते, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ। यानी काम, होमवर्क वगैरह बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसलिए होमवर्क करा करें। तो 0 रखते हैं, y और 8। तो y इक्वल टू -8 आ रहा है। अब इसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, तो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, अभी तो इक्वेशन नंबर 1 से काम किया आपने, अब इक्वेशन नंबर 2 से। इसकी वर्डिंग अलग लिख लेते हैं। यूज़ इक्वेशन 2 फॉर फाइंडिंग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, और से मुराद एंड वाला, और एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है भाई और बहनों, ठीक है, चलो। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या रख करते हैं, x इंटरसेप्ट CPT, छोटी वर्डिंग में लिख रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा ना मिला के आ रहा होगा काम। 0 रखते हैं। ठीक है, अच्छा, 0 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो 2 ये आ गया, x ये आ गया और इसकी जगह 0 पुट हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 5/2 आ रहा है आपका। ठीक है, 5/2 तो सबको पता है, x इक्वल टू 2.5 के बराबर होता है। अच्छा, फॉर x एंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, तो x इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 2 ये रही आपके पास, यहाँ लिखी हुई है। तो 2 और ये 0 और ये प्लस बीच में 3/5, तो y 5/3 ये लीजिए। कोई मुश्किल परेशानी। अच्छा, ये 1.88 कुछ ऐसे ही बनेगा, 5/3, हाँ 1.66, थोड़ा सा ना गलत था, 1.66 बन गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब इन्होंने कहा था सॉल्व, यानी x और y की वैल्यू निकालनी थी इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ठीक है, जैसे आप करते आए हो। तो फाइंड x एंड y, ये तो आपने इंटरसेप्ट्स निकाले हैं, लेकिन x और y अलग से भी आएंगे।
चलो उसे पता करते हैं। तो एक्स और वाई निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को सेट करा देते हैं। तो ये हो जाएगा, वाई को इधर ले आते हैं, यानी इधर ऐसे लिख दिया वाई मैंने। अच्छा 3x + 8 हो गया। क्या किया, बात समझ में आई? इसे इक्वेशन 3 कह लेते हैं। देखो वाई इधर था ना नेगेटिव, उधर जाके इक्वल टू के पॉजिटिव, और 8 यहाँ पॉजिटिव था, वहाँ यहाँ पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। ये थोड़ी सी गलती है, सही है। अगेन लिख दूँ दोबारा नीचे 3x - 8। असल में पेन से काम करने में ना यही होता है कि एक गलती हो जाए ना फिर दोबारा सही नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव, वो वहाँ नेगेटिव था तो यहाँ के पॉजिटिव। ठीक है, अब इसे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 क्या दी हुई है, 2x + 3 और 3x - 8 और इक्वल टू 5 है। तो 2x + 9x हो गया और माइनस, ठीक है, 24 होगा, -24 इक्वल टू 5। अच्छा देखो इसको सॉल्व कर लोगे, 11x हो जाएगा और 5 + 24, तो ये हो गया 29/11। पुट इन इक्वेशन, किस में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 नहीं 3, फॉर y के लिए। y भी तो चाहिए ना, x तो आ गया, y नहीं निकालेंगे क्या? तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सर्कल कर दें। अच्छा तो ये वाली इक्वेशन में पुट करूँगा, y = 3। अच्छा तो ये क्या आ रहा है, अच्छा ये 29 आया, 28 नहीं आया, ठीक है, मैंने 8 लिख दिया, 29 आया। 29 / 11 - 8 y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 3 × 29 भी कर लीजिए तो 87 आ रहा है, 87 / 11 - 88। अब देखो इसे जब सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से, या वैसे भी समझ में आ रहा है, 1/11 आना चाहिए। 87 / 11 - 8, तो देखो -1 ये आ रहा है। तो ये आपका था, ये तो आपका वो वर्क हो गया जो सोल्यूशन मैथमेटिकली आपने करना था। ये लो पूरा एक साथ देख लो, पूरा एक साथ देख लो, ये लो पूरा एक साथ आ गया, ठीक है, ये रहा और ये रहा। अच्छा अब इसकी मदद से ग्राफ बनेगा। आओ चलो ग्राफ की ड्राइंग सिखाता हूँ। अच्छा ज़्यादा जूम नहीं कर सकता मैं क्योंकि मुझे आपको बात समझानी होगी। अच्छा अगर आप सही से देखोगे ना तो आपको ग्राफ का मिड पॉइंट मिल जाएगा। इससे ग्राफ बनाना, मिड पॉइंट यानी आधी वैल्यू ऊपर आ जाएंगी, आधी वैल्यू नीचे आ जाएंगी, यानी आधी वैल्यू पॉजिटिव में, आधी वैल्यू नेगेटिव में। जैसे एक नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ भी तो नंबर लाइन ही बन रही होती है बेसिकली ग्राफ में भी। देखो ये तो 0 है, सबको पता है, ऑब्वियस है, ठीक है। अब देखो हमारी जो x की वैल्यूज़ है ना वो छोटी छोटी आई हैं, जैसे 2, 2.5, तो यानी हम x अपना छोटा रखते हैं। जैसे 0.5 के डिफरेंस से रख लेते हैं, 0.5, 1, 1.5, 2। देखो डिफरेंस 0.5 का ही रहना चाहिए, इन दोनों को माइनस करो, 0.5, 2.5, 3 और 3.5। अब ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, नेगेटिव में भी यही बात करनी होगी। मेरी एक आदत है, मैं पेंसिल शॉर्प नहीं करता। 0.5, -1, -1.5। जब स्कूल में था ना तो टीचर मुझे बहुत डांटती थी इस बात पे, पेंसिल ही शॉर्प नहीं करते थे आप। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं कंजूस हूँ, ठीक है, ऐसी बस आदत नहीं है, जल्दी जल्दी काम करते हैं ना तो फिर शॉप करना रह जाती है। चलो ये एक्स एक्सिस की लाइन पॉजिटिव की है, एक्स एक्सिस की लाइन नेगेटिव की। अच्छा देखो वाई की वैल्यू बड़ी आ रही है, -8 तक आ रही है, यानी इधर 1 2 3 4 5 रख लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो ये तो कोई मुश्किल परेशानी वाली बात मैंने नहीं करी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। ये x था आपका, ये x नेगेटिव था आपका,
ये y था आपका, ये y नेगेटिव था आपका, ठीक है। अच्छा, पहली इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बतानी थी जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, छुपा के रखिए ज़रा। ये देखो, ये फॉल्स आ रही हैं इनइक्वालिटीज़, यहाँ पे लिख लो इनइक्वालिटीज़ आर फॉल्स। अब वजह बताता हूँ क्यों। इनइक्वालिटीज़ आर फॉल्स। देखो यहाँ एक इन्होंने बात बहुत वाज़ेह करके लिखी हुई है, प्लॉट द पॉइंट इन अ ग्राफ एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हम ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये यहाँ कुछ कहते हैं, सब्स्टिट्यूट 0 0 इन द इनइक्वालिटी। आपने 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है इस इनइक्वालिटी में। अगर 0 0 सब्स्टिट्यूट करने से ये चीज़ आती या 0 0 आता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ और यहाँ भी 0 पुट करूँ तो ये चीज़ तो नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, ये इनइक्वालिटी गलत है। फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट कर रहे हो तो जो वैल्यू x की उस तरफ है वो सेम आएगी। अच्छा, यहाँ भी 0 0 पुट करूँ तो भी ये चीज़ नहीं आएगी। इसका मतलब है ये गलत है, ये इनइक्वालिटीज़ फॉल्स है। तो जब भी मैंने लिखा इनइक्वालिटीज़ आर फॉल्स, ये देखो इधर बात भी लिखी हुई है, इसको समझ लो ताकि बात अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, इसको पढ़ लो वीडियो रोक कर। चलो अब आओ ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 की मदद से एक्स इंटरसेप्ट यानी 2.66, तो यहाँ पर बन रहा होगा कुछ करीब करीब, यहाँ आ रहा होगा, बीच में ले लो या थोड़ा सा 3 के करीब ले लो। ठीक है। अच्छा, अब -8 और दूसरी लाइन यहाँ बन रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन को मतलब दूसरी लाइन की मदद से इक्वेशन बनाओ, दूसरी इक्वेशन की मदद से लाइन बनाओ। तो एक्स इंटरसेप्ट 2.5 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग अलग बन रहा है। असल में ना एक मज़े की बात बताऊँ, ग्राफ ना अलग अलग ड्रॉ होने थे इनके, लेकिन हमारे पास अब अलग अलग ग्राफ है नहीं, तो इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यह आ गया आपका 2.5, इसी पे कर लो, मसला नहीं है। और 1.66 यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो लाइन 1 की मदद से जो ग्राफ बना वो आ गया, लाइन 2 की मदद से जो ग्राफ बना वो आ गया। ये मिला दिया मैंने, ये लाइन 1 की मदद से बनने वाला ग्राफ, ये लाइन 2 की मदद से बनने वाला ग्राफ। व्हाट अबाउट एक्स और वाई, वो भी तो आपने निकाला है। ये देखो, ये क्या है, 0 हमारा था x, ठीक है, इधर की बात कर रहा हूँ, और y आया 1.66। अच्छा, ऐसे लिखना चाहो तो भी अच्छी बात है, या ऐसे लिख दो तो भी अच्छी बात है, कोई भी बुरी बात नहीं होगी। क्या निकला था, यहाँ निकाला था ना 1.66 यानी 5.3 निकाला था। ऐसे लिख दो तो भी एक ही बात है। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है। अच्छा, 2.5 और 0। ठीक है, अब इस वाली लाइन के लिए काम करते हैं। ये निकाला था हमने 8/3 और y 0 रख के करा था काम। ठीक है, और यहाँ पर 0 और -8 रखा था। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब व्हाट अबाउट x और y, इसको भी ग्राफ पे ड्रॉ करना है आपने। एक ही जगह दोनों ड्रॉ हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात, परेशानी टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो व्हाट अबाउट x 29.11। अब 29.11 शायद समझने में मुश्किल हो रहा, तो इसलिए इसको ऐसे कर लो 2.63। तो हमारी ये वाली वैल्यू भी 2.66 यानी यहीं पर आएगा, यहीं पे बन रहा होगा, ऑलमोस्ट यहीं पे बन रहा होगा। अच्छा, ये वाली 1.11 1/11 तो 0.99। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू भी यहीं पर है, y की वैल्यू भी आपकी यहीं पर आ रही है। ठीक है, तो यानी ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को मीट करनी थी, इन दोनों लाइनों ने मीट करना था। इसको पीछे ज़रा बैक कर देते हैं, इसको पीछे बैक कर दिया। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आपस में मिला दिया, इस लाइन को आपस में इस तरह से बनेगा आपके पास। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा शेडेड एरिया। क्या किया, बात समझ में आई ना। देखो, दो लाइनों में तो कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई, एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है ना वो ड्रॉ करूँ, तो वो यहाँ पर आ रही है दोनों। क्योंकि देखो, एक्स की वैल्यू भी एक ही जगह पर आएगी जो कि आपके पास आ रही है 29/11, और वाई की वैल्यू नेगेटिव में जाके थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट 0 आ रही है, तो 1/11। ठीक है, देखो ज़रा देख लो ना। अब इसको मैं क्या कहूँगा भाई, देखो मैं बोलूँ आपके पास है 2.5 रुपये, नहीं 2.5 रुपये तो फिर भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपको बोलूँ आपके पास है 54,
आप बोलोगे सर मेरे पास 0 है, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो ये भी इतनी छोटी वैल्यू है कि ओरिजिन पे ही बन रही होगी। इससे हम थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे ना तो ऐसे आ जाएगा। बस ये आपका ग्राफ था। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लगाई है, आपको बात समझानी थी। एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप पूरा ये कॉपी कर लो, मतलब अपने पास लिख लो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सवाल। अब इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम करते हैं और उसको भी समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 हो गया और बात अच्छी समझ में आ गई। ये पार्ट तो उससे भी ज़्यादा आसान है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं और मैं भी करा देता हूँ। अगर आपने कर लिया है तो इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कैमरा सेटल कर दूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखो, सेम तरीका जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरीके से करते हैं। तो सॉल्यूशन, अच्छा देखो ये आपकी इन इक्वेशन 1 और ये आपकी इन इक्वेशन 2। तो लिखते हैं कंसीडर इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन। इनइक्वालिटी लिख लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन। अच्छा तो ये हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी। अच्छा अब हम इन्हें इक्वेशंस का नाम भी दे देते हैं। 3x - 2y = 0, ठीक है। x - y = 0, सॉरी ये 6 है, =6 है और ये =4 है, ठीक है। वो 0 कह दिया था मैंने क्योंकि अक्सर हमें 0 के बराबर दी हुई होती है ना, इसलिए। चलो अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा अब आगे क्या हमने करना है, हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट तो क्या रखेंगे, y = 0 और इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। देखो ये इनइक्वालिटीज़ को मैंने नाम दिया था, ये इक्वेशन है तो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। फॉर x इंटरसेप्ट y = 0 और ये भी लिख लो यूज़ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे। तो देखो 3x तो एज इट इज़ आ गया, -2 और ये y की जगह 0 आ गया, =6 आ गया। ये 0 हो गया तो ये x आपका क्या आ रहा है, 6 / 3, तो ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो x = 2 आ रहा है आपका। अच्छा ये x इंटरसेप्ट तो आपके पास आ गया। अब इसी तरह से आपने y इंटरसेप्ट भी निकालना। तो फॉर y इंटरसेप्ट, अच्छा y इंटरसेप्ट x = 0, अब इसी में पुट करेंगे हम। तो 3 और ये x की जगह 0 आ गया, -2y = 6 आ गया, ठीक है। अब देखो माइनस और 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो y = 2 डिवाइडेड बाई y = 6 डिवाइडेड बाई -2, तो ये 1 पर आता है और ये ऑब्वियस है 3 पर आता है, 2 पर आता है, ठीक है। तो ये आ गया y = -2, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये 3 पर आता है, बल्कि हमने 2 के टेबल से कट कर रहा है ना, तो 3 पर आएगा ना। देखो ये 2 के टेबल में 1 पर आता है और ये 3 पर आता है और माइनस उधर चला गया, तो y = -3 और x = 2, ये दो आपके जो है वो जवाबात आ गए हैं। -3 को ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो यूज़, अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा तो इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है x = x - y = 4। अच्छा x इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है, तो y = 0 रखना होगा, है ना। तो यहाँ पे पुट करना है, हमें यहाँ पुट करना है। तो x - 0 = 4, तो x = जस्ट 4 आ रहा है आपका, ठीक है। अब y निकाल ले तो y भी 4 ही आएगा, लेकिन माइनस में। तो y इंटरसेप्ट, तो x = 0, तो ये मैंने 0 पुट कर दिया x की जगह पे, -y = 4, तो y = -4, तो ये आपका आ गया। अब हमने निकालना है वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y
विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराएंगे, यानी x के लिए सेट कराकर पुट कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर x एंड y, चलो तो इसको करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा तो देखो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को उठाकर x के लिए सेट करा देता है। तो x इक्वल टू वाई, वाई यहाँ माइनस हो रहा तो मजा की प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 4 + y एक ही बात है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये रही आपके पास, तो 3, अब x किसके बराबर है, y + 4, और फिर आ गया -2y = 6, ठीक है। तो 3y, अच्छा ये 4 है, +12 -2y = 6। अच्छा देखो ये 1 आ जाएगा, 3y 2y माइनस हो रहा है तो y बच गया। अच्छा अब इस तरफ ले जाओ, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ, तो 6 - 12, तो y = -6, तो y तो आपका -6 आ रहा है। अब x देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, फॉर x, अच्छा इधर पुट कर दो, पुट, इसे इक्वेशन 3 कह लो, पुट इन इक्वेशन 3 फॉर x, पुट इन इक्वेशन 3, यानी हम जो ये -6 आया है इसे इक्वेशन 3 में पुट कर रहा है। तो इक्वेशन 3 क्या है, x = -6 + 2, तो x क्या आ रहा है आपका, -2, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो -2 और -6, हाँ सही आ रहा है। देखो इस जगह पर आप पुट करो x की वैल्यू को और y की वैल्यू को, जब x की वैल्यू और y की वैल्यू इधर पुट करोगे तो क्या होगा, आपके पास 4 आएगा। कैसे 4 आएगा ज़रा करके देख लो। देखो -2 यहाँ आ गया और -6 यहाँ आ गया, तो -2 + 6, क्योंकि माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4 आएगा, यानी हमने सही काम किया। अच्छा अब देखो ये तो आपका काम हो गया, ये तो आपने जो लिखना था आपने लिख लिया। अच्छा अब ये भी चेक कर लेते हैं, तो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर 0 0 पुट करने पे हाँ फॉल्स है। अच्छा चलो अब इसको ग्राफ में ज़रा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, तो मिड पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा देखो कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 2 आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 आ रही है, या 4 आ रही है, चलो 4 आ रही है आपके पास। तो हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास जो है वो मतलब ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं रखेंगे, हम ग्राफ को हम छोटा बनाएंगे, यानी डिवीज़न छोटे रखेंगे हम। अब डिवीज़न छोटे रखने से क्या मुराद है कि भाई ये जो बॉक्स हम कंसीडर करते हैं, यानी जो बॉक्स की वैल्यूज़ हम लेते हैं, इसको हम छोटी छोटी वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि हमारे जो एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं वो भी छोटी छोटी आ रही हैं। तो जब ये छोटी छोटी आ रही है तो हम बाकी भी छोटा छोटा काम करेंगे। अच्छा देखो ये आ गया, 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 ये आ गया। अच्छा देखो 0.5 का डिफरेंस ले रहा है। एक जो ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में पूरा सिखा चुका हूँ ये सारी चीज़ें ना, तो फिर भी बता देता हूँ। ये एक बॉक्स है ना, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये एक बड़ा बॉक्स मिलके, छोटे छोटे बॉक्स मिलके बड़ा बॉक्स बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा बॉक्स हम 0.5 का ले रहा है, और छोटा बॉक्स कितने का आएगा, 0.5 को 5 से डिवाइड कर दो तो 0.1 का आएगा, ठीक है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। अच्छा x की वैल्यू हमारी 4 तक आ रही है तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हमें लेना पड़ेगा, ये आखिरी वाला बॉक्स भी हमें लेना पड़ेगा। तो हमारा ग्राफ अच्छा यूज़ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी वही रखते हैं, 0.5 का डिफरेंस रखते हैं, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, ओवर राइटिंग करने से फिर बात समझ नहीं आती। 1 आ गया, 1.5 आ गया, ठीक है। मज़ीद ग्राफ कर लेते हैं, 2 आ गया, 2.5 आ गया, 3 आ गया, 3.5 आ गया, और ये 4 आ गया,
और ये 4.5 आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5, ये x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, और -4, माइनस का 4, ठीक है, -x। ठीक है, क्लैरिटी है ना? अच्छा देखो, -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 -4 -4.5, इतना बहुत हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले देखो इन वैल्यूज़ की मदद से ग्राफ बनाते हैं। तो 2 पॉजिटिव का और -3, यानी यहाँ पर ऐसे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको मिला दो। ठीक है, ये लो मैंने मिला दिया। चलो, पहला ग्राफ, पहली लाइन आ गई। अच्छा, अब दूसरी लाइन देखो, 4 और -4, यानी 4 प्लस का और 4 माइनस का। अच्छा देखो, ये आ गया और ये आ गया। कैसे? देखो x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0 रखी थी, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू इधर 0 होगी। देखो ये भी 0 y की वैल्यू। ठीक है, और ये वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0। अच्छा, दूसरे में क्या था, y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0, यानी इस लाइन पर पूरे x की वैल्यू 0 रहेगी। हाँ, y की वैल्यू है लेकिन x 0 है, और x जो है वो -4 और y जो है वो -4। ये लो, तो ये इस तरह आ रहा है। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में मिली नहीं, ये दोनों लाइनें आपस में मिली नहीं। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में मिली नहीं। अच्छा, अब देखते हैं कि इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बनाते हैं, इन पॉइंट की मदद से ग्राफ बनाते हैं। तो -6, y की वैल्यू क्या है -6, x की वैल्यू है -2, यानी ये दोनों इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर कहीं आके मिलेंगी। तो ज़रा ये देख लो। अब देखो, मैंने x की वैल्यू ना यहाँ पर बना लेते हैं 5, अब यहाँ बना लेते हैं माइनस, क्योंकि हमने ना 4 तक ली है तो इसलिए आ नहीं पाएगा, तो -5.5 और यहाँ पे -6 आ रहा होगा नीचे, बिल्कुल नीचे। तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू -2, तो -2 -6 यहाँ पर आ रहा होगा बिल्कुल नीचे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आके ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी। अब ये जो मतलब ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा, इसलिए ये लो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्या किया मैंने, ये पॉइंट कैसे निकाला, दोनों को सिमुलटेनियसली सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, अच्छा तो अब ये वाला रीजन शेडिड हो जाएगा, ऊपर वाला रीजन शेडिड हो जाएगा, तो ये ऐसे ही बनेगा। ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई होप समझ में आ गया हो कैसे मैंने किया। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, तो ये देख लो पूरा, ये लो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, बना लेना ग्राफ। ठीक है, अब चलो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। तो अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको समझा दूंगा, पीछे मैंने वो चीज़ बताई नहीं है तो यहाँ समझा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ भी उसी तरीके से करते हैं जैसे पीछे करते आए, कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी ले लेंगे। तो चलो आज इसको करते हैं। तो सॉल्यूशन, कंसीडर द inequalities as an इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 5 और 3x - 2y = 7। अब देखो, इसको लेने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि y = 0 है, तो इसको लेंगे भी तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ना इससे कोई y इंटरसेप्ट आ रहा है ना x इंटरसेप्ट, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे, इनइक्वालिटी 1, इनइक्वालिटी 2। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालते हैं।
तो इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यूज इक्वेशन 1। अच्छा, इन इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 रख के निकलता है। ठीक है, तो पुट करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/2, यानी x इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2.5। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ग्राफ बनाते वक्त आसानी हो। y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 2 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये y इक्वल टू 5 आ रहा है। अच्छा, अब देखो एक इसमें ना और भी चीज़ होती है कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और अगर रीजन कवर हो रहा हो आपके पास ओरिजिन का तो ट्रू होता है। अब वो मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो बता दूंगा। इतनी देर से मैं बता नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा आखिर में बता दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। पहले तो ये सोल्यूशन निकालना सीख लें। अच्छा, अब देखो यूज़ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो अब x इंटरसेप्ट निकालेंगे, इंटरसेप्ट, तो वो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया जाता है। अच्छा, सवाल मैंने नहीं पढ़ा, सवाल पढ़ देता हूँ। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन रीजन, वही ग्राफ ड्रॉ करना है, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वालिटीज दी हुई है। ऑल्सो चेक वेदर द ग्राफ इज बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड। बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड में बता देता हूँ कैसे आएगा। जब वो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो फकत बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड बता दूंगा। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि अभी आप सोल्यूशन देख लो। ठीक है, तो 3x माइनस 2 0 इक्वल टू 7, तो 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। ये आ गया आपका बस दूसरा। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ये भी हमारा आंसर है ना, और ये तो ऑलरेडी अंडरलाइन है। अच्छा देखो, इसको ना 7/3 को चेक कर लो क्या होता है, ताकि फिर आपको आगे पता हो। 7/3 2.33, x इक्वल टू 2.33, क्योंकि ग्राफ बनाते वक्त हमें अगर ये वैल्यूज़ पता होगी तो आसान हो जाएगा। अच्छा, y इंटरसेप्ट, अच्छा y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो किधर, इसमें रख रहा है 3 0 2y इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 2y उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 7/-2, तो y इक्वल टू -7/2 आ गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू देगा 3.5, y इक्वल टू 3.5। ग्राफ बनाते वक्त आसानी होगी। अच्छा, अब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं। फॉर x एंड y वैल्यूज, अब वो आपको पता है कैसे निकालना है, इक्वेशन को सेट करा देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इधर ही रह गया 5 माइनस 2x। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी, आगे यूज़ होगी ना इसलिए इसको 3 कह रहा हूँ। अच्छा, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्या आएगा, 3x माइनस 2 5 माइनस 2x इक्वल टू 7। ठीक है, तो 3x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 4x, और ये आपका हो गया 7x। ठीक है, वहाँ चला जाएगा ये -10, उधर जाके क्या हो जाएगा +10, तो ये आ रहा है आपका 17 और ये आ रहा है आपका 7। ये तो x की वैल्यू थी। फॉर y की वैल्यू के लिए फॉर y
पुट x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 देखो ये y इक्वल टू 5 माइनस 2 और 17/7। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया y माइनस, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करा लो 17 से तो 34 आता है, 34 7। अब y की वैल्यू आ जाएगी, इधर y की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अच्छा ये लो इधर देख लो, तो 5 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 7, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1/7, 1/7। ठीक है, समझ में आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आगे क्या काम करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आगे बनाते हैं ग्राफ, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी वैल्यू ना आपके पास आ रही है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ वरना तो बात समझ नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है 17/7, भी चेक कर लेते हैं। 17/7 ये 2.4 होता है, x इक्वल टू 2.4 है। अच्छा 1/7 ये तो और छोटी वैल्यू होगी, 0 यहाँ लिख देता हूँ, 0.142। इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 0.142, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बना लो, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। ये जो इन्होंने कहा है ना, ये जो इन्होंने लाइन कही है कि ऑल्सो चेक वेदर द ग्राफ इज बाउंडेड और नॉट बाउंडेड, ये बताता हूँ मैं आपको। ये मेरी लाइनें आ गई, एक्स, ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव आ गया लाइन सिस्टम के मुताबिक, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ठीक है, ये एक्स आ गया और ये माइनस एक्स आ गया। 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5, ठीक है। माइनस 0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5, ठीक है, ये आ गया। ये आपकी एक्स की लाइन हो गई। यहाँ भी ऐसी बना लो, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, ठीक है, बहुत होगा 4 तक आपके लिए। तो 0.5 माइनस का 1 1.5 2 2.5 3 3.5 और ये 4। अच्छा माइनस भी लगा लो सबके साथ एक साथ ताकि काम आसान हो जाए। अब देखो, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इनइक्वालिटी ट्रू का मतलब क्या है कि अगर इंटरसेप्ट की मदद से जो ग्राफ बना रहे हो वो ओरिजिन को घेर रहा है, यानी वो जो लाइन आ रही है ओरिजिन उसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रू है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फॉल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ 0 0 पुट करो, यहाँ 0 0 पुट करो, तो 0 0 पुट करने से क्या आएगा, 0 नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, ठीक है, नॉट इक्वल टू और लेस देन 5, तो ये ट्रू होगा। अभी ट्रू कैसे होगा मैं ज़रा बना के दिखाता हूँ, ठीक है, देखो ज़रा बना के दिखाता हूँ। अच्छा अब मेरे पास क्या है, ये 2.5, अब 2.5 तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। y क्या है मेरे पास 5, ये आ गया। अच्छा 5 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो 4.5 और ये जस्ट 5, ठीक है, ये इधर बन रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब देखो ये रीजन को घेर रहा है, ये रीजन को इस रीजन को घेर रहा है, ये जो आपका लाइन आ रही है इस रीजन को घेर रही है, ओरिजिन के रीजन को घेर रही है, इसका मतलब है ट्रू है। इसका क्या मतलब है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू आ रही है आपके पास, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और वैसे भी समझ में आ रहा है कि 0 लेस होता है किससे, 0 लेस होता है 5 से, ठीक है, इससे भी पता चल रहा है। अच्छा अब आपके पास अगला ग्राफ देखो, 2.33 और 3.5, 2.33 वो इधर बन रही होगी लाइन, ठीक है, और उसके बाद आपके पास या नेगेटिव का साइन भी आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव का साइन भी आएगा, 3.5, तो यहाँ आ रहा होगा 3.5 ये रहा, ठीक है, यानी ये भी ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि ये भी
बात सही लिखी हुई है कि या 0 0 पुट होगा, x0 y0, यानी 0 जो है वो लेस आएगा 7 से। बात ठीक है, ठीक है। तो ये वाला रीजन इसमें कवर हो रहा है, ये वाला रीजन कवर हो रहा है, बस ये वाला रीजन कवर हो रहा है, ये वाला रीजन कवर हो रहा है, ये वाला रीजन कवर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक वैल्यू और भी तो निकाली थी x और y की, उसको भी यूज़ करते हैं। अच्छा, x की वैल्यू क्या निकली 2.4। तो देखो 2.4 कहाँ बन रहा होगा, बेशक इधर ही बन रहा होगा, 2.4 इधर ही बन रहा होगा, इन्हीं के बीच में। और y इक्वल टू 0.1, 0.1 कहाँ बन रहा होगा, बेशक इधर ही बन रहा होगा करीब में। तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर दूँ तो आप देख रहे हो ये आपस में मिल रही है। तो ये आपका आ गया अगला पॉइंट, यानी वो x वाला पॉइंट क्या आया, 17/7 और 1/7, ठीक है। ये लो, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से बनना था। तो बॉन्डेड रीजन क्या है, ट्रू है, मतलब यहाँ पर बॉन्डेड है, ठीक है, ट्रू है। तो मैंने लिख दिया, लिख दो ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन को कवर कर रहा है। ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 2, ठीक है। मैं पार्ट 3 लिख दिया, पार्ट 2 है आपका। अच्छा देखो, ये वाला ट्रू होगा, क्यों, देखो जब आप मतलब x जो आपका 0 पुट करोगे, y 0 पुट करोगे, तो 0 लेस देन 6 होता है, यानी ये ट्रू है, ये फॉल्स है। x 0 पुट करो, y 0 पुट करो, तो 0 बड़ा तो नहीं होता ना 8 के, तो ये फॉल्स, और ये ट्रू है। यानी इससे और इससे जो ग्राफ बनेंगे वो रीजन को कवर कर रहे होंगे, इससे जो ग्राफ बनेगा वो रीजन कवर नहीं करेगा। अभी ज़रा मैं ग्राफ बनाता हूँ, बहुत अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वही है, मैं इन इक्वेशन को इक्वेशन बना लेता हूँ। कंसीडर इन इक्वलिटीज एज एन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस 2y इक्वल टू 6। अच्छा, 2x माइनस 3y ग्रेटर 8, x प्लस 3y लेस, ओ सॉरी इक्वल लगाना, इक्वल 4, ठीक है। मैं पहले ही कंसीडर इसलिए कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। अब इनमें से कोई 2 इक्वेशन का यूज़ करके x और y भी पता लगा सकते हैं, 3 इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी x और y पता लगाने के लिए। अच्छा, यूज़ इक्वेशन 1 फॉर x इंटरसेप्ट, यूज़ इक्वेशन 1 फॉर फाइंडिंग x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल टू 0। सही बात समझ आ गई। तो x प्लस 2 और 0, अच्छा इक्वेशन 1 में लिख देता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये 0 हो गया। तो x इक्वल टू जस्ट 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पता करते हैं y इंटरसेप्ट, यानी x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये रही इक्वेशन, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 1 पर आता है, 3 पर आता है, तो y इक्वल टू 3। अच्छा, अब देखो बहुत देर से मैं एक चीज़ नहीं लिखवा रहा था, लेकिन अभी लिख लो। अब x और y दोनों 0 0 पुट करो, कहाँ पर, इनइक्वालिटी में। तो अगर मैं इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करूँ तो 0 प्लस, देखो जैसे यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये इनइक्वालिटी में पुट कर रहा हूँ, यहाँ इनइक्वालिटी में पुट कर रहा हूँ, तो 0 और 2 और ये 0 6, तो यानी 0 लेस देन इक्वल 6। तो ये बात ठीक लिखी हुई है कि 0 लेस देन होता है 6 से। तो इसका मतलब क्या है, जो शेड बनाऊंगा मैं,
शेडेड रीजन टूवर्ड द ओरिजिन। इससे पहले मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा था ताकि उधर ज़रूरत मुझे लग नहीं रही थी, लेकिन ये भी लिखवाना ज़रूरी है। तो पीछे के क्वेश्चन में भी ये चीज़ मेंशन कर देना, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, आप कर लोगे, आसान सी चीज़ है। अच्छा, अब यूज़, यानी जब शेड बनेगा ना तो इधर नहीं, इस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, मैं बता दूंगा। यूज़ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 देखो, मैंने ऊपर यहाँ लिखी थी, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2x - 3y = 8। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाली बात करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट y = 0 रख के सॉल्व होता है, ठीक है। टू एक्स - 3 और ये 0 और ये 8, तो x = 8 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड, तो x = 4 आ रहा है फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो x = 0, तो 2 और ये 0, 3y = 8, तो y = 8/-3। तो अगर यहाँ लिख दूँ तो y = -8/3। अच्छा, 8/3 चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ताकि ग्राफ बनाते वक्त आसानी रहे। 8/3 2.66, तो y = 2.66, लेकिन नेगेटिव का, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हमारे 2 इक्वेशन हो गए। अब देखो वही काम करना है, इसकी इनइक्वालिटी उठा लो, x0 y0 रखो, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना, तो 0। अब ये देखो, ये एक बात गलत है, 0 बड़ा तो नहीं होता ना 8 से, जबकि 8 पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है बात टोटल गलत हो गई है। तो जब ये चीज़ गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि शेडेड रीजन अवे, यानी शेडेड रीजन अब आप उस तरफ नहीं बनाओगे, ओरिजिन की तरफ नहीं बनाओगे, ओरिजिन से अलग बनाओगे। शेडेड रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। चलो, ये बात हो गई। तो स्टूडेंट अब जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी आगे की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस, अच्छा ये 3 नहीं, ये 2y है, ठीक है, तो कोई 3 लिख दे, 2y है, प्लस 2y = 4, ठीक है, अब सही है। बस वो छोटी सी गलती हो गई थी, फिर 2 कर लेना। तो x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, y = 0 रखकर, तो 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं y इंटरसेप्ट, तो x = 0, तो 0 प्लस 2y इधर ही पुट किया 4, तो y = 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो y = 4 बल्कि 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं, ये रही x प्लस 2y लेस और इक्वल 4, 0 0 पुट करो, 0 0, तो 0 यहाँ पुट किया, 0 यहाँ पुट किया, तो ये 0 आ रहा है। यानी ये बात ठीक है कि 0 छोटा होता है, 0 छोटा होता है 4 से। तो शेडेड रीजन कहाँ आएगा, शेडेड रीजन जो है वो आपके पास शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन आएगा, ओरिजिन। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पीछे की वैल्यूज़ और आगे की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके बनाया जाएगा।
अच्छा, यहाँ वैल्यू 1 2 3 4 रख लो, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू 4 तक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चाहो तो 7 भी बना सकते हो। अच्छा, x और y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, तो ज़रूरत नहीं है हमारे को। 0.5 1, ये 1, ये ऐसे रख लो, 0.5 1 और 1.5 करके 2 2.5 3 3.5 4 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। अच्छा, 0.1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, बस यहाँ तक बहुत है। माइनस भी लगा लो क्योंकि नेगेटिव एक्सेस का है। देखो अब इधर आओ, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। x की वैल्यू क्या है 6, y की वैल्यू क्या है 3। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बना लिया था, इसको छोड़ दो, यही चीज़ पीछे बनवा रहा हूँ। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3 ये आ गया। तो क्या बन गया ये आपके पास, ये रीजन बन गया, ठीक है, ये रीजन। अच्छा, अब क्या आया था आपका, ये लाइन इस तरफ भी ड्रॉ हो गई। अच्छा, इस वजह से ड्रॉ हुई ये लाइन, यहाँ पे हमने ये कलर किया था ना इसलिए। अच्छा देखो, ये बात ठीक थी, रीजन किस मतलब जब आपने x0 y0 पुट किया तो 0 लेस आ रहा था 6 से, यानी ये बात ट्रू है, ये ट्रू बात है, सही बात लिखी हुई है ये। तो रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी ये जो शेडेड रीजन है ये ओरिजिन की तरफ बनाया जाएगा अब आपका, ठीक है। शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ आ गया। अच्छा, अब दूसरी लाइन की मदद से बनाते हैं। अच्छा, x इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 8/3 कह लो। वैसे 8/3 तो नहीं लिखेंगे हम, तो 8/3 किसके 2.66 माइनस का, तो क्या आ रहा है 4 यहाँ आ गया और माइनस का 2.66 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात फॉल्स थी। क्या फॉल्स थी ये बात में, क्या फॉल्स है कि भाई देखो 8 छोटा नहीं होता 0 से, 8 तो बड़ा होता है ना, तो ये बात फॉल्स है। तो रीजन कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल सही, अवे चला जाएगा, रीजन अवे चला जाएगा, शेडेड रीजन अवे चला जाएगा ओरिजिन से। तो यहाँ इस तरफ बना दिया। अब ये मज़ीद आगे भी बनता रहेगा, लेकिन इतना बहुत है। अच्छा, अब आखिरी में क्या बनाया, x इक्वल टू 4 यहाँ पर है, y इक्वल टू 2 यहाँ पर है, लेकिन पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में है ना, देखो पॉजिटिव में है ना, हाँ। तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। तो ये आपका ग्राफ जो है वो बन गया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या है 2 0 और 2, ठीक है। ये आपका इस तरह ग्राफ बनेगा। और अगर इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये मज़ीद आगे एक्सटेंड भी हो जाएगा। इस लाइन को अगर आगे लेके जाना चाहो तो ये जा सकती है लाइन, ये लो, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।